नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टोटल 50 एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही आवश्यक है। इसमें हम इरर डिटेक्शन से लेकर के सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर हर एक जो टॉपिक जो पूछा जाता है उनकी हम चर्चा करेंगे और जो टॉपिक बच जाएंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एरर डिटेक्शन से, जिसमें कि आपको एरर को डिटेक्ट करना है इफ इट कंटेन्स, यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो। कहते हैं सेंटेंस हमारा है ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली। अब देखना है कि क्या इस सेंटेंस में किसी पार्ट में है गलती। अगर जिस पार्ट में आपको दिख रहा है तो आप उसको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चुनाव करेंगे। कहता है ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। अब देखेंगे कि यहां पे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है अलोंग विद। अलोंग विद से यदि कोई दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों, विद से जुड़े हों, टुगेदर विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, बिसाइड्स हो गया, तो हम जानते हैं कि पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा रियल सब्जेक्ट होता है। जिस कारण से हम देखेंगे कि यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात क्या है, अब उस पार्ट का आपको चुनाव करना है जिसमें आर आपको दिख रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब दो सब्जेक्ट टुगेदर विथ अलोंग विथ एज वेल एज से जुड़े हों तो रियल सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट वाला हो। इसके उदाहरण स्वरूप मैंने आपको बताया था कि घर पे आपके कार्ड आता होगा शादी विवाह का, तो उसमें देखते होंगे कि आपके गार्जियन के नाम से आता है और बाद में लिखा रहता है ब्रैकेट में सपरिवार। इसका मतलब क्या है कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, जिसके कारण से आपको ब्रैकेट में कर दिया गया, तो इसे आप ब्रैकेट ही समझ लें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड हिज और हर होमवर्क यस्टरडे। अब देखना है कि किस पार्ट में आपको गलती दिख रही है। हर एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। ईच का प्रयोग करते हैं जब किसी भी चीज की संख्या दो या दो से अधिक हो और आप सबों की बात करते हैं इंडिविजुअली सेपरेटली। इन दैट केस क्या होता है कि वो हमारा सिंगुलर होता है, एक एक करके टॉक करता है, जिस कारण से और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का चयन करते हैं। और रियल सब्जेक्ट हमारा ईच ही है, क्योंकि ऑफ के बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारा नाउन आ रहा है जो कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। अर्थात ये हैव का प्रयोग नहीं होना था, यहां पे हमें हैज का प्रयोग करना था, जिस कारण से देखेंगे कि आपका वह पार्ट जिसमें हैव है गलत हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कहता है सी इंसिस्टेड दैट शी शुड अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली। अब आपको चुनाव करना है उस पार्ट का जिसमें कि कोई एरर है। अब देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ना, इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म अर्थात V1 का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, अर्थात इसी पार्ट में आपके एरर है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा है कहता है नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अब कहता है नो सूनर। नो सूनर से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो तो हम इन्वर्जन को देखते हैं और ये प्रमाण रहा। हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग पहले किया जा रहा है इस सब्जेक्ट के पहले, और डू डज डिड के बाद हम जानते हैं कि वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें ईडी लगा दिया हमने, अर्थात इसको हमने क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। अर्थात इसी पार्ट में आपके गलती है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है बी यही आपका सही आंसर होगा। साथ ही साथ देखेंगे कि नो सूनर, सूनर हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का एडवर्ब है, जिसके कारण हम देखेंगे देन का प्रयोग होगा। यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इंप्रूवमेंट वाले या फिर एरर डिटेक्शन के या फिलर वाला। ऑप्शन में दे देगा देन, व्हेन, व्हाट, कुछ भी दे सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना है सूनर कॉम्परेटिव डिग्री का है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा कहता है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। यहां पे हम दो तीन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, गौर से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखेंगे कि एक फ्रेज है हमारा द नंबर ऑफ, जिसके बाद हम क्या करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन द नंबर ऑफ से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, एक ग्रुप की एक निश्चित संख्या की बात की जाती है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, इसे सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब का चयन करते हैं। ये हो गया हमारा, जिस कारण से देखेंगे कि पार्ट बी आपका गलत हो जाएगा।
अब साथ ही साथ देखेंगे यहां पे कॉन्सेप्ट हमारा डे बाय डे। अगर किसी नाउन को आप किसी प्रीपोजिशन के बाद रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना, सेम नाउन अगर रिपीट किया जा रहा है, रिपीट की बात कर रहे हैं तो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे ये दोनों सिंगुलर फॉर्म में होंगे। यहां से भी आपके एरर बना लिए जाते हैं, डेज बाय डेज, डे बाय डेज, ऐसे करके आपके तीन चीजों का भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ए नंबर ऑफ यदि यहां रहता, तो यहां पे हम बात करते हैं ए नंबर ऑफ का मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ, एक बड़ी संख्या की बात की जाती, उस स्थिति में हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हु हैव एवर प्लेड क्रिकेट। कहता है वह आज तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन प्लेयर्स जितने हुए उसमें से एक है। यही कहने का मतलब हुआ। अब देखते हैं यहां पे कह रहा है कि ये जो आपका पार्ट है इसमें किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो उसका चयन करेंगे कि किस तरह से आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब चलिए कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। कहता है वन ऑफ के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है कि बहुत में से एक की आप बात कर रहे हैं। अब देखेंगे ही के साथ हमने इज का प्रयोग किया और वन ऑफ द के बाद हम देखेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज जानना है, इसके पहले हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एक, जिसके कारण से हम यहां आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, दो, ठीक है ना। अब देखेंगे ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर नहीं होता है। इसके नंबर का निर्धारण इसके ठीक पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन से किया जाता है। अर्थात हम देख रहे हैं यहां पे क्या होना चाहिए, प्लेयर्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, अर्थात ये प्लूरल हो जाएगा ये भी, और जिस कारण से हम देख रहे हैं कि यहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब कहता है कि ना तो टीचर और ना ही विद्यार्थीगण वहां थे प्रेजेंट। अब देखेंगे यहां कॉन्सेप्ट है, अगर दो सब्जेक्ट्स आपके नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो वर्ब जो है ना अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो करता है। अब देखना है कि क्या इसमें किसी भी प्रकार की गलती है, तो देख रहे हैं नीदर द टीचर, यहां तक तो सही है, नॉर द स्टूडेंट्स ये भी सही है और हमारा वर्ब भी सही है। अर्थात देखेंगे यहां पे किसी भी प्रकार के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारा कहता है सी प्रीफर्स टी देन कॉफी। इस पार्ट को आपको क्या करना है, प्रीफर्स टी देन को इंप्रूव करना है इफ रिक्वायर्ड। कहता है प्रीफर टी टू, प्रीफर्स टी टू, प्रीफर्स टी ओवर, या फिर नो इंप्रूवमेंट। अब देखेंगे कि हमारा एक वर्ब है प्रीफर, प्रीफर अपने साथ क्या लेता है, ये अपने साथ टू लेता है ना कि देन, ठीक है। अर्थात हम देखेंगे कि यहां पे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ये खत्म हो गया, अर्थात प्रीफर्स टी टू। देखेंगे प्रीफर्स टी टू, जल्दबाजी में गलती मत कर दीजिएगा कि प्रीफर टी टू, चूंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का भी चयन करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क देन द बेल रैंग। अब देखना है कि इस पार्ट में आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो कीजिए, नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए, नो इंप्रूवमेंट आपका आंसर हो जाएगा। हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क। अब देखेंगे कि हार्डली से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इन्वर्जन देखेंगे इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब के इस स्ट्रक्चर को उल्टा कर देते हैं आप। ऑक्सिलरी वर्ब प्रायः प्रयुक्त होते हैं, नहीं तो आप देखेंगे देयर से सेंटेंस शुरू हो रहे हो, हियर से शुरू हो रहे हो, तो वहां तो मेन वर्ब भी आ जाता है पहले, ठीक है। यहां पे देखा इन्वर्जन हो रहा है। हार्डली हैड के बाद हम देख रहे हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है, और उसके बाद देखेंगे हार्डली के साथ हम क्या करते हैं, व्हेन का पेयर करते हैं। क्योंकि देन का प्रयोग याद रखना है सिर्फ और सिर्फ एक जगह किया जाता है जहां कंपैरिजन दर्शाया जा रहा हो, यहां किसी भी प्रकार के कंपैरिजन को दर्शाया नहीं जा रहा है, जिस कारण से क्या करेंगे हम, देन इसका भी नहीं करेंगे, इसका भी नहीं करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन की तरह प्रयुक्त होता है और हम सब जानते हैं बचपन से ही कि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं बनते हैं, जिस कारण से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां देखना है ये ए सीनरी क्यों नहीं होगा, चूंकि अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते हैं, जिसके कारण से उसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मेनी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होता है, जिसके कारण से ये भी आपका छट जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कहता है वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज डैश टू टच दिस सीलिंग। सीलिंग हम बोलते हैं छत के अंदरूनी भाग को, जैसे कि आप देखे होंगे सीलिंग फैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदरूनी भाग में वो लटका हुआ है। ऊपर वाले को हम रूफ बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये सारी की सारी चीजें आपको काम देगा क्लोज टेस्ट में, याद रखना है।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन के बाद देखते हैं, वन ऑफ के बाद हम देखेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, सही है। और हम देख रहे हैं कि वन सिंगुलर होता है जिसके कारण से इज का प्रयोग कर रहे हैं। अब कहता है इनफ टॉल, टॉलर, टॉल इनफ, या किसका प्रयोग किया जाएगा, या टॉलेस्ट का। तो हम देख रहे हैं यहां पे इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार के कंपैरिजन को नहीं दर्शाया जा रहा है, तो टॉलेस्ट, टॉलर खत्म आपका हो गया, बच गया आपका ए और सी। अब इनफ टॉल होगा या टॉल इनफ होगा, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, इनफ के बाद हम क्या करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं, और इस स्थिति में ये हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। लेकिन जब एडजेक्टिव आ गया हो तो एडजेक्टिव के बाद हम इनफ का प्रयोग करते हैं, और उस स्थिति में ये हो जाता है आपका एडवर्ब। ये ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अर्थात देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टॉल इनफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डैश पुअर आर हेल्पलेस। यहां पे देखेंगे कि आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग किया जाएगा, या किसी भी प्रकार की आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट है यहां पे, अगर द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए एक सब्जेक्ट के रूप में, एक नाउन के रूप में, तो उस स्थिति में देखेंगे ये प्लूरल हो जाता है और अपने जैसे पूरे समुदाय का बोध कराता है, समूचे कम्युनिटी का बोध कराता है। मतलब जब हम बात करते हैं द पुअर की, तो द पुअर का मतलब हो जाता है कि इस दुनिया के सारे गरीब लोग। इस स्थिति में ये प्लूरल हो जाता है, ये याद रखना है आपको, खास करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये काम देगा आपका। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है सी इज सीनियर डैश मी। अब देखेंगे सीनियर अपने साथ टू लेता है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट है आई इज नहीं है, यहां पे आप एम करेंगे इसे। आई एम यूज टू डैश इन द सन। अब देखेंगे यूज टू के दो प्रयोग होते हैं। यूज टू के कितने प्रयोग होते हैं, दो। एक होता है ये मॉडल वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है, और एक होता है आपका ये एडजेक्टिव के रूप में। जब हम इसका प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के रूप में, तो इसका मतलब होता है अभ्यस्त होना, आदि होना, किसी चीज की आदत होना, ठीक है ना। और मॉडल वर्ब में ये पास्ट के हैबिट की बात करता है जो अब नहीं है। इस स्थिति में देखेंगे अपने साथ ये वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, और जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो अपने आगे क्या लेता है, वर्ब का चौथा रूप। और इस स्थिति में देखेंगे कि वर्ब के बी फॉर्म का प्रयोग पहले किया जाता है, लेकिन मॉडल वर्ब में नहीं किया जाता है। तो हम देख रहे हैं इसके पहले क्या है, एम का प्रयोग किया गया है, जिस कारण से क्या करेंगे, हम इसके आगे वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है द टीचर आस्क्ड हिम डैश ही वॉज लेट। अब देखेंगे यहां बात की जा रही है, आस्क की पूछा जा रहा है, इसका मतलब है यहां पे कोई ऐसा कंजंक्शन होगा जिससे कि पूछने का बोध हो। ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है ओपन एंडेड क्वेश्चन का। ओपन एंडेड मतलब जिसका आंसर आप बोल के देते हो, जिसके आंसर में हाँ ना से काम नहीं चलने वाला है। उस स्थिति में देखते हैं दैट खत्म हो जाएगा, दैट के साथ वाई, दो कंजंक्शन क्यों आवश्यकता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम इंपरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है कहता है ही हैज बीन लिविंग हियर डैश 2015। वह यहां 2015 से रह रहे हैं। अब देखिए यहां एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है सी इज अमेज्ड डैश द न्यूज। न्यूज का स्पेलिंग सही कर लेंगे, एक एस एक्स्ट्रा आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता है सी इज अमेज्ड डैश द न्यूज, कहता है वह अमेज्ड है। अब यहां कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अगर इसका एक्टिव वॉइस में अमेज हो गया आपका, वंडर हो गया आपका, स्टार्टल हो गया आपका, अगर इस तरह के वर्ड्स का आप प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में ना, तो इनके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब इनका प्रयोग करते हैं पेसिव में, देखिए बी प्लस V3 है, अर्थात ये अपने साथ फिक्स लेते हैं एट। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप किसी भी पर्टिकुलर चीज पर जब अमेज हो रहे हो, उससे अगर प्रभावित हो रहे हो, तो वो एट लेगा। नेक्स्ट कहता है ही हैज रेड पेज डैश पेज ऑफ द गीता। हमने पीछे किया था, अगर किसी नाउन को रिपीट किया जा रहा हो और उसके बीच में अगर आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो, तो देखेंगे कि दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होंगे। कहता है उसने पढ़ रखी है गीता, या किस तरह से, तो हर एक पेज के बाद दूसरा। तो यहां पे क्या करेंगे हम, पेज आफ्टर पेज, एक के बाद दूसरे की बात की जा रही है। इस स्थिति में हम देखेंगे पेज आफ्टर पेज, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस, या पेज आफ्टर पेजेस, या पेजेस आफ्टर पेज, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट है कहता आई वुड रेदर डाई देन डैश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ये देखते हैं। कहता वुड रेदर का प्रयोग जब भी किसी सेंटेंस में हो तो ये अपने साथ क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव। जब बात आती है बेयर इन्फिनिटिव का तो मतलब है वर्ब का बेस फॉर्म, इसके पीछे किसी भी प्रकार के टू वगैरह कुछ का नहीं प्रयोग होगा। क्लियर है। अब देखिए देन का हम प्रयोग करते हैं कंपैरिजन को दर्शाने के लिए, और जब कंपैरिजन किया जाता है तो हमेशा याद रखेंगे कि सिमिलर चीज के बीच कंपैरिजन को दर्शाया जाता है। इसके पीछे जैसे ही आपने देखा बेयर इन्फिनिटिव तो बराबर का होना चाहिए, यहां भी बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात ये भी V1 होना चाहिए, ये V4 है, ये आपका सही हो जाएगा। ये 2 लगा दिया तो कैसे बराबर हो जाएगा, आप ही बताइए कि डाई ये बेयर इन्फिनिटिव है और ये आपका फुल इन्फिनिटिव है, तो दोनों बराबर कैसे हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है खास करके, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। नेक्स्ट हमारा कहता है दे मस्ट अबाइड डैश द रूल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। कहता है उनको अवश्य पालन करना चाहिए क्या, तो ये इस संस्थान के नियमों का। अब देखते हैं अवॉइड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है बाय, लेकिन वहीं अगर यहां पे वर्ड चेंज कर दिया जाता, लिख दिया जाता कंप्लाई, तो देखते कंप्लाई अपने साथ क्या होता है, विथ लेता है। और वहीं पे अगर हम कर देते अधीयर तो इसके साथ क्या हो जाता है, अधीयर टू का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है कहता है ही इज नॉट एकस्टम्ड डैश हार्ड वर्क। अब देखेंगे यहां पे एक कस्टम्ड के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। कस्टम्ड टू का मतलब होता है यूज टू होना, कोई भी व्यक्ति किसी चीज का आदी है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू, या फिर बोल सकते हैं आप यहीं पे इसको चेंज कर दीजिए तो हैबिचुअल अगर लिख रहे हैं तो ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ये ध्यान रखना है। और आगे अगर वर्ब वरना होता है तो चौथा रूप आता है, ये भी ध्यान रहेगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट सीइंग यू अगेन। अब यहां पे आप बता रहे हैं कि मैं बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं, किस चीज की, तो आपसे मिलने की। देखिए ये सीइंग का मतलब क्या है, यहां पे मिलने से होता है। सी के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है देखना जो नेचुरली हमारे आंखों में जो वो शक्ति है उसकी बात करते हैं, और दूसरा होता है हमारा मिलने से, विजिट करने से, मीट करने से। इस सेंस के लिए भी हम यूज करते हैं सी का, खास करके कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर है। तो इसके साथ हम देखेंगे कि फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा, और लुक फॉरवर्ड भी अपने साथ क्या लेता है, जिरन लेता है, वर्ब का चौथा रूप लेता है। नेक्स्ट हमारा है कहता है ही रैन दैट फास्ट दैट ही वॉन द रेस। कहता है ही रैन वह दौड़ा, सो फास्ट इसके साथ हम क्या करेंगे, सो फास्ट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा एक क्लॉज बनाता है जिसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। यहां पे रिजल्ट बता रहा है कि उसने ऐसा दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि वह रेस जीत गया, मतलब यहां रिजल्ट की बात की जा रही है। दौड़ने से क्या होता है रिजल्ट, तो कहता है वो रेस जीत जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, यहां पे हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, सॉरी रीजन नहीं रिजल्ट। क्लियर है। अर्थात यहां पे देखेंगे सो दैट का बनता है, और सो दैट के दो प्रयोग होते हैं। एक होता है सो दैट जो पर्पस बताता है, जिसके साथ एक और हम कंजंक्शन का यूज करते हैं इन ऑर्डर दैट का, ये ध्यान रखना है। और एक चीज और, इन ऑर्डर टू जो है ना हमारा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये ध्यान रखना है आपको, ये हमारा कंजंक्शन नहीं है। और देखेंगे साथ ही साथ सो दैट के भी दो प्रयोग होते हैं। एक तो होता है सो डॉट 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 दैट, इसमें हम रिजल्ट की बात करते हैं, यहां पे बीच में आपका एडवर्ब आता है या एडजेक्टिव आता है। तो देखेंगे फास्ट जो है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पूछ ले आपसे तो देखेंगे ये एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है रन को, रैन को, जो कि हमारा वर्ब है। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है हमारा, ये होता है एडवर्ब। ये सब चीज देखना है, अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा कहता है फिल इन द ब्लैंक में दिस इज द सेम बॉय डैश वॉन द प्राइज। अब देखेंगे यहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। यहां पे देख रहे हैं हमारा नाउन है तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, चूंकि यहां वर्ब के साथ किसकी आवश्यकता है, सब्जेक्ट की। और इस क्लॉज के साथ संबंध कौन बताएगा, तो हमारा बताएगा एक रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि बनाएगा रिलेटिव क्लॉज। और यहां आवश्यकता होगी हमें सब्जेक्टिव केस की, जिसके कारण से हम हु का चयन करेंगे, क्योंकि व्हिच का प्रयोग करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के लिए, यहां पे पर्सन की बात की जा रही है। हुज का यदि प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तो इसके आगे नाउन का प्रयोग किया जाएगा। हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस का है और ये जगह है सब्जेक्ट का, अर्थात इसका भी चयन नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ दे कि यह किस प्रकार का क्लॉज है तो यहां देखेंगे ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, चूंकि ये क्वालिफाई कर रहा है आपके नाउन बॉय को।
और यही मैं आपसे पूछ दूं कि द सेम जो है यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएं, तो सेम क्वालिफाई कर रहा है किसको, यहाँ पे बॉय को, जिसके कारण से इसका भी हो जाएगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा कहता है द न्यूज डैश शॉकिंग। अब देखेंगे बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो एस से अंत होते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, उसमें से एक है हमारा न्यूज। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे हम इनिंग्स की भी बात करते हैं तो ये भी हमारा सिंगुलर होता है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग तो नहीं होगा क्योंकि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होगा। यहां देखेंगे प्लूरल है, इज हमारा सिंगुलर है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कहता है ही प्रिवेंटेड मी डैश एंटरिंग द रूम। अब देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं कि प्रिवेंट जो है अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कहता है सी हैज नो इंटरेस्ट डैश पॉलिटिक्स। अब देखेंगे इंटरेस्ट अपने साथ क्या लेता है, एक लेता है प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन इन, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है आई एम लुकिंग डैश माई रिस्ट वॉच। अब देखेंगे कि लुक के साथ हम किस किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लुक के साथ अगर हम इनटू का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी मामले की छानबीन करना, तफ्तीश करना, ठीक है ना। और लुक के साथ यदि हम फॉर का प्रयोग करते हैं तो हो जाता है किसी वस्तु को ढूंढना। तो यहां बात कर रहे हैं वस्तु की, जिसके कारण से यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लुक के साथ जब हम एट का प्रयोग करते हैं तो लुक के साथ एट का प्रयोग हम तब करते हैं जब आप किसी चीज को टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कई एक मीनिंग हो सकता है। लुकिंग के साथ हम एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हो सकता है आप अपने रिस्ट वॉच को देख रहे हो गौर से, वो भी हो सकता है। लेकिन यहां जब आप ढूंढने के सेंस में प्रयोग करेंगे तो लुक फॉर का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। इस तरह के कंफ्यूजिंग नहीं आएंगे आपके, जिसके कि एक से मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं और वहां पे किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कहता है ही वॉज ब्रॉट डैश बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखिए उसको क्या किया गया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा क्या किया गया अब पता चलेगा। ब्रॉट होता है मतलब ब्रिंग का ये सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ये हमारा थर्ड फॉर्म है, चूंकि इसके पीछे हम देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब है। ब्रिंग जो है इसके साथ जब हम अप का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है नर्चर करना, पालन पोषण करना, ठीक है ना। अर्थात यहां क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना, मतलब उसकी पालन पोषण जो किसने की है, तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द टेबल इज मेड डैश वुड। कहता है टेबल जो है किस चीज की बनी हुई है, तो ये बनी हुई है हमारे लकड़ी से। जब देखिएगी कोई चीज किसी चीज से बना हो और उसके रूप में परिवर्तन आए, लेकिन उस चीज को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस चीज का बना हुआ है, तो हम उस स्थिति में मेड के साथ हम क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जिसमें कि आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस का निर्माण करना है। अब देखेंगे पहला हमारा कहता है ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड सक्सेस, रमेश वाज पुअर, ही बिकेम सक्सेसफुल। अब बताइए कोई पहले हार्ड वर्क करेगा तब ना सक्सेसफुल होगा, अर्थात डी से शुरू होने वाला ऑप्शन तो आपका छट जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे ही वांटेड सक्सेस, कौन सक्सेस चाह रहा था, ये तो आपका प्रोनाउन है। मतलब प्रोनाउन का प्रयोग तब करते हैं ना जब कोई नाउन के बारे में आपको पता हो, और ऑलरेडी नाउन है आपका यहाँ पे, तो ये भी देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी नहीं शुरू कर सकता है सेंटेंस की, थर्ड आपका खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी से 100% सेंटेंस की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रमेश की बात की जा रही है और रमेश नाउन है, उसके बाद ही इन प्रोनाउंस का प्रयोग होना है। ये सब करके भी आप आसानी से आंसर के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन ये हर बार काम नहीं देगा, ये भी ध्यान रखना है। इसमें तो इजीली पता लग गया क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं नाउन से शुरू होना चाहिए, चूंकि और सारे के सारे आपके प्रोनाउन है। क्लियर है, ये देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जहां पे आपके सेंटेंस के पार्ट्स दिए गए हैं, इन सबको अरेंज करते हुए सेंटेंस बनाने की आवश्यकता है आपको। कहता है बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन। अब कहता है बिकॉज दे किसके लिए आया है, तो ट्रीज के लिए आया है। एक चीज तो तय है कि बी के बाद हम ए का प्रयोग करेंगे, ये जस्ट आगे नहीं, देखते हैं बीच में भी कोई आ सकता है क्या। अब देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन की बात की गई है, यहाँ पे एंड सेड, मतलब एंड जोड़ रहा है और आगे नाउन है तो पीछे भी नाउन आएगा, तो ऑक्सीजन है। अर्थात देखेंगे कि ए के बाद डी आएगा, ये तो तय हो गया। कैसे, कहता है बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन एंड सेड। अब ये कौन देता है,
तो ये देता है ट्रीज, अर्थात हो गया BAD, ठीक है। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, ये आपके लास्ट में आ जाएगा, अर्थात ये ऑर्डर जिसमें होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BADC, BADC आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट में आपके सामने जो कुछ फ्रेगमेंट्स हैं इनको आपको अरेंज करना है सो दैट ये मीनिंगफुल हो सके। कहता है बुक्स आर फ्रेंड्स, ये जो बुक्स होते हैं हमारे दोस्त होते हैं, सही बात है। दे गिव नॉलेज, वे हमें क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं। वी शुड रीड डेली, हमें डेली पढ़ना चाहिए। दे गाइड अस, वे हमें गाइड करते हैं। अब देखिए यहां जब हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो देख रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास नाउन है, तो प्रोनाउन का तो उसके बदले में प्रयोग होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी से शुरू होने वाला जो है पार्ट हमारा वो गलत हो जाएगा। अब देखेंगे कि दे, यहां पे भी देख रहे हैं दे है, अर्थात बी से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जा सकती है। ये एक ट्रिक है जिससे कि आप आसानी से कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत इजी है हमारे, तो देख लेते हैं क्या है। अब देखेंगे बुक्स आर फ्रेंड्स, दे गिव नॉलेज, दे गाइड अस, वी शुड रीड डेली। अब कहता है यहां किससे सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी से चलें, एक बार देख लेते हैं। वी शुड रीड डेली, बुक्स आर फ्रेंड्स, दे गिव नॉलेज, दे गाइड अस। इससे ज्यादा बेहतर लग रहा है कि बुक्स आर फ्रेंड्स, दे गिव नॉलेज, दे गाइड अस, वी शुड रीड डेली, मतलब लास्ट में हम सी को रख दें तो ज्यादा बेहतर होगा, अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है डिसिप्लिन बिल्ड्स कैरेक्टर, डिसिप्लिन से किस चीज का निर्माण होता है, कैरेक्टर का। स्टूडेंट्स नीड इट, विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता है, बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस एंड इट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। अब देखते हैं इसमें से किस तरह के कॉम्बिनेशन का चुनाव करें जिससे कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। कहता है सेंटेंस की शुरुआत तो हम कतई एंड से नहीं कर सकते हैं, हालांकि ऑप्शन नंबर डी से शुरू होने वाला कोई है भी नहीं, ठीक है ना, बिकॉज सी से भी नहीं है आपका, तो 2 तो ऐसे छट गए। स्टूडेंट्स नीड इट, स्टूडेंट किस चीज की आवश्यकता है, तो डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन के लिए ही आप इट का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जा सकती है, जिस कारण से देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ छट गया। अब बचा कौन, एक और दूसरा। कहता है डिसिप्लिन बिल्ड्स कैरेक्टर, सेंटेंस की शुरुआत होगी ए से। अब कहता है विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता है, अर्थात बी आ जाएगा दूसरे नंबर पर, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है टाइम इज प्रीसियस, कैन नेवर रिटर्न, वी मस्ट वैल्यू इट इफ लॉस्ट। कहता है टाइम इज प्रीसियस, कहता है समय जो है ना बड़ा मूल्यवान है, इससे सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं, कोई बात नहीं, यहां पे है यहां पे है। टाइम इज प्रीसियस, वी मस्ट वैल्यू इट, हमें इसकी अवश्य वैल्यू करनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी दूसरे वाले में है, करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कहता है टीचर्स गाइड अस, दे शेप आवर फ्यूचर, दे इंस्पायर स्टूडेंट्स, टीचर्स आर इंपॉर्टेंट। कहता है टीचर्स आर इंपॉर्टेंट, टीचर्स गाइड अस, दे शेप आवर फ्यूचर, दे इंस्पायर स्टूडेंट्स। अब देखेंगे कि किसका चयन करेंगे। एक चीज तो तय है कि दे शेप आवर फ्यूचर, यहां आवर है मतलब किस चीज की चर्चा हो रही है, विद्यार्थी की, तो पहले पता नहीं चला, तो बी से आप सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। कहता है यहां पे देखेंगे टीचर्स आर इंपॉर्टेंट, दे इंस्पायर, दे से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, यहां से भी नहीं कर सकते हैं, अर्थात बी और सी जिससे शुरू हो रहा हो वो भी खत्म हो जाएगा, तो ठीक है, अर्थात थर्ड और फोर्थ आपका छट गया। बच गया कौन, डी वाला और ए वाला, जो कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन में है। कहता टीचर्स गाइड अस, टीचर्स जो है ना हमें गाइड करते हैं। अब बताइए पहले गाइड करते हैं कि उससे पहले आप बताएंगे कि टीचर्स इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है आपको। कहता है टीचर्स आर इंपॉर्टेंट, टीचर्स जो है ना बड़े महत्वपूर्ण है, सेंटेंस की शुरुआत यहीं से कीजिए, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, कहता है टीचर्स आर इंपॉर्टेंट, कहता है टीचर्स इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये आगे बताया जा रहा है। टीचर्स गाइड अस, टीचर्स हमें गाइड करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि टीचर्स इंस्पायर स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं, और टीचर जो है बच्चों के भविष्य को शेप करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है बिकॉज इट कीप्स अस फिट। अब कहता है कि बिकॉज इट कीप्स अस फिट, इट किसके लिए आया,
पता नहीं चल रहा है ना, सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए से शुरू होने वाला ये खत्म हो गया आपका। इट इंप्रूव्स, देखिए इट है, इट किसके लिए आया पता नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर बी से शुरू होने वाला खत्म हो गया। अब कहता है वी शुड एक्सरसाइज डेली, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ये भी नहीं सेंटेंस की शुरुआत कर सकता है, हालांकि है भी नहीं कोई डी से। कहता है वी शुड एक्सरसाइज डेली, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। सी से सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है। आप देखेंगे बिकॉज इट कीप्स अस फिट, क्योंकि ये हमें फिट रखता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट है, जो कि सेंटेंस को, इस पैराग्राफ को कंप्लीट बना सकता है ऑर्डर में। नेक्स्ट है कहता है ऑनेस्टी इज वर्च्यू, इट बिल्ड्स ट्रस्ट, पीपल रेस्पेक्ट इट, सोसाइटी नीड्स इट। कहता है अब इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो सेंटेंस की शुरुआत तो एक बार तय ही हो गई आपको कि भैया ऑनेस्टी से होने वाला है, अर्थात आपका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों, तो मुझे लगता है अभी तक आपके अप्रोच में डेवलपमेंट आ गई होगी कि सेंटेंस में हम देखेंगे इट से नहीं शुरू किया जा सकता है, यहां इट किस चीज की चर्चा हो रही है, यहां इट किस चीज की चर्चा हो रही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है एजुकेशन एम्पावर्स, इट रिमूव्स इग्नोरेंस, नॉलेज इज पावर, एजुकेशन इज एसेंशियल। अब देखिए यहां पे कैसे इसको अरेंज करना है। एक चीज तो तय है कि इट से सेंटेंस की शुरुआत अगर करें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए आपको पता नहीं चल रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी से शुरू होने वाला गलत हो जाएगा। अब देखेंगे हम बात कर रहे हैं नॉलेज की, तो नॉलेज क्या है, कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, तो हम देखेंगे कि सी वाला पार्ट ये आपका आंसर हो जाएगा। नॉलेज इज पावर, हम एक जनरल आइडिया की बात कर रहे हैं, फिर हम इसके बारे में बता रहे हैं कि भैया नॉलेज है ना, तो ये आपके इग्नोरेंस को दूर करता है, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर, मतलब सेंटेंस की शुरुआत सी से, फिर हमारा आ जाएगा बी। अब देखेंगे इट रिमूव्स इग्नोरेंस, फिर देखेंगे कि भैया एजुकेशन तब आता है, नॉलेज से आप में एजुकेशन आता है, नॉलेज और एजुकेशन दोनों अलग चीज है। एजुकेशन आता है और ये आपको एम्पावर करता है, एम्पावर करने का मतलब सशक्त बनाता है, तब आ जाएगा हमारा ए, और फिर बच गया आपका डी, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ये आवश्यक है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है सक्सेस नीड्स एफर्ट, यहां पे तो मैंने क्या किया, ऑप्शन ही नहीं दिया, फिर भी ट्राई करते हैं। कहता है सक्सेस नीड्स एफर्ट, नो शॉर्टकट एग्जिस्ट्स, हार्ड वर्क पेज, स्टे कंसिस्टेंट। कहता है सक्सेस नीड्स एफर्ट, इससे सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है। कहता है हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क करते हैं ना तो वो पे करता है। नो शॉर्टकट एग्जिस्ट्स, कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के बीच में, ठीक है ना, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टे कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, अर्थात ये ए सी बी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन क्लॉज, कहता है ये जो हमारा अंडरलाइन क्लॉज है ना, इस चीज को क्या करना है, आपको इसमें बताना है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। अब देखेंगे कि दैट क्लॉज के नाम से भी हम जानते हैं किसको, नाउन क्लॉज को। क्यों, कैसे, तो कहेंगे सर दैट का प्रयोग तो हम करते हैं रिलेटिव क्लॉज बनाने में भी। देखेंगे रिलेटिव क्लॉज में क्या होगा, उसके पहले ठीक नाउन होगा, यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब है और इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये कार्य कर रहा है, जिस कारण से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी देखिए ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये किसका जगह, ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पुट कीजिए व्हाट आफ्टर द वर्ब, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आई नो व्हाट, तो दैट ही इज ऑनेस्ट, अर्थात व्हाट का जो आंसर देगा वो हमारा नाउन हो जाएगा, और क्लॉज के फॉर्म में है तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कहता है, इसमें आपके सामने दिया गया ही रैन सो फास्ट दैट ही वॉन द रेस, इसका आपको क्या करना है, क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। अब कहता है ही रैन सो फास्ट, ये हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना, और ये हमारा हो गया दैट ही वॉन द रेस, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। कैसे रिजल्ट है, तो देखेंगे इस एक्शन का रिजल्ट है, इस एक्शन को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया इतना तेज दौड़ा तो उसका परिणाम क्या आता है, तो उसका परिणाम ये आता है कि वह रेस जीत जाता है, अर्थात ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब रैन को, जिस कारण से देखेंगे ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। नेक्स्ट हमारा कहता है द बॉय हु इज वेयरिंग ए कैप इज माई ब्रदर, वह लड़का जो कैप पहने हुए है। अब देखिए ये क्लॉज
किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ड नाउन जो हमारा है बॉय उसको, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है वी शैल वेट टिल यू रिटर्न। कहता है कि हमें वेट करना चाहिए जब तक आप वापस आते हैं। अब यहां बात की जा रही है टिल के द्वारा। टिल बताता है टाइम, और टाइम किस चीज को क्वालिफाई कर रहे हैं यहां पे? वेट वर्ब को, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज, और ये कैसा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा कहता है व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट। अब कहता है जब घंटी बजी, यहां पे टाइम की बात की जा रही, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, लेकिन आपसे पूछा किसके बारे में जा रहा है? द स्टूडेंट्स लेफ्ट। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, क्योंकि विदाउट प्रिंसिपल क्लॉज आप सेंटेंस का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है सी स्पीक्स एज इफ सी न्यू एवरीथिंग। वो ऐसे बोलती है जैसे मानो वो सब चीज जानती हो। अब ये आपसे पूछ लिया गया एज इफ सी न्यू एवरीथिंग, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। यहां मैनर की बात की जा रही है, यहां तरीके की बात की जा रही है कि जिस तरीके से वो प्रिटेंड करती है या बोलती है उसको बताया जा रहा है कि किस तरीके से, अर्थात ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब स्पीक को, ठीक है ना, जिसके कारण से क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न। अब देखिए आपसे पूछा गया वेयर आई वाज बोर्न का क्या हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ क्लॉज, तो कहता है ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन प्लेस को, और प्लेस हमारा नाउन है जिसके कारण से ये एडजेक्टिव हो गया, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ये हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल पार्ट जो है ये जो कंडीशन दिखाता है किसी भी पॉसिबल आउटकम के लिए, तो ये जो कंडीशन जो दिखाने वाला क्लॉज है जिसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, ये आपका हो जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये ध्यान रखना है। और जो बच गया आपका वो तो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज जिसके बारे में आपसे पूछ रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज टॉलर देन आई एम। अब पूछा गया है कि देन आई एम क्या है, यह किस तरह का है, तो देखिए ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो ये एडजेक्टिव टॉलर को क्वालिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो जाएगा, और इसमें और डिटेल में चले जाएं, डेप्थ में चले जाएं, तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। यहां हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, और इसके जो कंजंक्शंस होते हैं, देन होते हैं, सो डॉट एज होते हैं, एज डॉट एज होते हैं, इन सब का भी आपको खासा ध्यान रखना है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मीट। आज के सेशन चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द सेशन कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। आपसे पूछा गया आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, इसमें व्हेन वी मेट का आपको क्या बताना है? क्लॉज टाइप बताना है। अब देखेंगे ये किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है? तो डे को। डे क्या है? नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला हमारा होता है एडजेक्टिव, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है एडजेक्टिव क्लॉज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इस सेशन बहुत ही मजेदार लगा। अगर ऐसा है तो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और बढ़ते रहिए, जीवन में तरक्की करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपको नेक्स्ट डे आने वाला है। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।